नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि जिले में रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज मिल रहे हैं। यहां तक कि अस्पतालों में जगह तक नहीं बची है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही कोरोना के जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। सरगुजा जिले में कोरोना की दूसरी लहर के कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज मिल रहे हैं। आए दिन संक्रमित मरीजों की मौत भी हो रही है। शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित 3 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आलम यह है कि अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए जगह तक नहीं बची है। रोजाना मिल रहे संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए जिले में जांच सेंटरों को भी बढ़ा दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा संक्रमित मरीजों की पहचान कर उपचार किया जा सके। अंबिकापुर में बढ़ते संक्रमित मरीजों के आंकड़ों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 की जांच के लिए 3 सेंटर्स की स्थापना की है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित फुंदुरडिहारी स्थित पटेल पारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 जांच केंद्र खोले गए हैं। हालांकि इसके पहले पटेल पारा में कोविड-19 की जांच के लिए एक ही केंद्र संचालित हो रहा था, लेकिन बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए फुंदुरडिहारी स्वास्थ्य केंद्र में एक और नए जांच केंद्र की स्थापना की गई है। जबकि कलेक्टर के निर्देश पर कोरोना जांच के लिए समय अवधि भी बढ़ा दी गई है। ज्यादा से ज्यादा संदिग्ध मरीजों की जांच की जा सके, इसके लिए समय अवधि बढ़ाकर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि युद्ध स्तर पर कोरोना मरीजों की शिनाख्ती के लिए सैंपल लेकर कोविड-19 की जांच की जा रही है ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों को खोजकर समय रहते उनका उपचार किया जा सके। सैंपलिंग के लिए जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ती गई, हम लोगों ने यहाँ पे 2 सेंटर स्टार्ट कर दिए एक ही स्थान पे। एक सेंटर इधर आप देख रहे हैं कि ये सेंटर चालू हो गया है, वो सेंटर जो है वो पहले से चल रहा है। और साथ ही साथ जो ऐसे मरीज होते हैं जो कि बुजुर्ग होते हैं, जिनकी तबीयत ख़राब होती है, उनके बैठने के लिए और पानी वगैरह की व्यवस्था के लिए, पीने के लिए हमने यहाँ पर बैठने की व्यवस्था कर दी है। रोज़ाना लगभग 600 से 700 सैंपलिंग प्रतिदिन हो रही है, जिसमें से लगभग 350 से 400 RT-PCR, मतलब यहाँ पे लगभग प्रतिदिन 350 से 400 मरीज आते हैं। समय देखिए 10 से लेकर 5 तक है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक यहाँ पर सैंपलिंग की जाती है और बीच में 1 घंटे का जो है स्टाफ के लंच का टाइम है। सरगुजा जिले में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए प्रशासन तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। सरगुजा कलेक्टर ने आपदा से निपटने के लिए सामाजिक संगठनों, व्यवसायी संगठनों सहित आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है। सरगुजा जिले में कोरोना की वजह से भयावह स्थिति निर्मित हो गई है। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने सामाजिक संगठनों, व्यवसायिक संगठनों सहित आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है। इसी के तहत राजमोहिनी भवन में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग उपस्थित रहे। इस दौरान कलेक्टर की अपील पर विभिन्न सामाजिक संगठन के लोगों ने इस गंभीर आपदा से निपटने के लिए सहयोग देने की घोषणा की है। कुछ संगठनों ने आर्थिक सहयोग तो वहीं कुछ संगठनों ने आवश्यकता अनुसार सामग्री उपलब्ध कराने की घोषणा की है। वहीं कैट सरगुजा के द्वारा 100 नग PPE किट सहयोग के रूप में देने को कहा गया है। कलेक्टर ने सभी संगठनों का सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त किया है। अंबिकापुर के जितने भी समाज संगठन हैं और बुद्धिजीवी हैं और फिलांथ्रोपिस्ट हैं जो हमेशा विकट परिस्थितियों में सहयोग करते हैं, सभी समाज के, समुदाय के और संगठन से जुड़े हुए लोगों को आज बुलाया गया था और उनसे आग्रह किया गया था प्रशासन के द्वारा कि आप यथासंभव अपने शक्ति के हिसाब से, कोरोना में चूँकि प्रसार हो रहा है ऐसा, कि अपने प्रशासन को अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता है, उसमें अपना सहयोग करें। और ये मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि सभी लोगों ने बहुत अच्छे से आगे आकर के सहयोग किया है और बहुत उन्होंने आश्वासन दिए हैं। और जो इसकी व्यवस्था होगी कोविड मैनेजमेंट के लिए, उसमें हर तरफ से हम लोगों को धन का सपोर्ट मिला है, काइंड का सपोर्ट मिला है। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हुई है, कुछ लोगों ने चावल देने की बात की है, इसके अलावा कुछ भोजन का स्पॉन्सर करने की बात हुई है। तो हर तरह के सहयोग जैसा हम लोग चाह रहे थे, ये अंबिकापुर के समाज ने किया है। जिला प्रशासन के द्वारा सामाजिक संगठनों को और व्यवसायी को बुलाया गया था और कोविड में, इस महामारी में व्यापारियों का, सामाजिक संगठनों का एक महत्वपूर्ण
भूमिका के रूप में उन्हें आर्थिक सहयोग, चाहे वो सामान के रूप में हो, चाहे वो राशि के रूप में हो, ऐसे हेड्स पे जहाँ पर तत्काल शासकीय राशियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, उनके लिए एक उन्होंने पहल की थी। कलेक्टर ने अच्छी सोच थी और उस पर सभी ने खुले हाथों से इसका सहयोग किया। उसमें जिला प्रशासन ने अंबिकापुर के सम्मानीय नागरिकों से, यहाँ के सामाजिक संगठनों से, व्यावसायिक संगठनों से एक सहयोग मांगा है कि इस आपदा पर अकेले जिला प्रशासन या सरकार के बस की बात नहीं है, जन सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी कोविड वार्ड बन रहे हैं, आइसोलेशन सेंटर बन रहे हैं, वहाँ की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, जैसे कूलर, मिनरल वाटर, कोविड का विटामिन वाला खाना, किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, तो हमारे शहर की एक बहुत अच्छी पहचान है कि हमारा शहर अंबिकापुर हमेशा सहयोग के लिए आगे आता। अब ये बात तो सरकार में बैठे यहाँ के मंत्री, शासन के प्रतिनिधि ये बताएंगे कि कोविड महामारी के लिए बजट क्या है, कितनी राशि सरगुजा को आई है, मगर जो आज की स्थिति देखने को आई उसमें जिला प्रशासन अकेले हाथ खड़ा कर दिया है। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिले वासियों को बड़ी राहत दी है। अब आयुष्मान योजना के तहत कोरोना संक्रमित मरीजों का निःशुल्क इलाज होगा। इस संबंध में कलेक्टर ने शासकीय एवं निजी अस्पतालों को आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश में सरगुजा पहला जिला होगा जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क इलाज होगा। सरगुजा में कोरोना संक्रमितों का उपचार भले ही वे जीवन रक्षक मशीनों पर ही क्यों न हो, मरीजों या उनके परिजनों को उसका शुल्क नहीं देना होगा। यह सारा खर्च आयुष्मान योजना से वहन किया जाएगा। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिले के सभी निजी व शासकीय अस्पतालों को इस संबंध में आदेश जारी किया है। ऐसा करने वाला सरगुजा प्रदेश का पहला जिला बन गया है। गौरतलब है कि रोजाना बढ़ते संक्रमण के बीच कोरोना मरीजों का शासकीय और निजी अस्पतालों में उपचार जारी है। वहीं निजी अस्पताल में इलाज कराने वाले संक्रमित मरीजों को प्रतिदिन के हिसाब से भारी भरकम राशि चुकानी पड़ती है, जबकि कई लोग इलाज की राशि का वहन करने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे में वे शासकीय अस्पताल की ओर ही रुख करते हैं। इसे देखते हुए कलेक्टर संजीव कुमार झा ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कलेक्टर ने जिले के सभी निजी व शासकीय अस्पतालों को आदेश जारी किया है कि कोरोना मरीजों का अब आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क इलाज किया जाएगा, जो एक बड़ी राहत देने वाली बात है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए शासन द्वारा पैकेज निर्धारित किया गया था। निर्धारित पैकेज दर अनुसार डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत ऑक्सीजन के साथ हाई डिपेंडेंसी यूनिट के निजी अस्पताल में इलाज के लिए 5,500 रुपए प्रतिदिन, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू हेतु 9,000 प्रतिदिन तथा बिना वेंटिलेटर के साथ आईसीयू हेतु 7,000 रुपए प्रतिदिन निर्धारित किया गया था। इसी प्रकार बिना योजना वाले निजी चिकित्सालयों के लिए एनबीएच संबद्ध अस्पताल बिना आईसीयू हेतु 4,000 रुपए प्रतिदिन, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू हेतु 11,000 प्रतिदिन तथा बिना वेंटिलेटर के आईसीयू हेतु 8,500 रुपए प्रतिदिन, साथ ही एनबीएच असंबद्ध अस्पतालों में इलाज हेतु बिना आईसीयू के 4,000 रुपए प्रतिदिन, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू के लिए 11,000 रुपए प्रतिदिन तथा बिना वेंटिलेटर के आईसीयू हेतु 7,500 रुपए प्रतिदिन दर निर्धारित की गई है। इसमें कोविड-19 जांच, महंगी दवाई और सीटी स्कैन एवं एमआरआई शुल्क शामिल नहीं थे। पत्र में कहा गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य के निजी चिकित्सालयों में नॉन स्कीम अंतर्गत कोविड-19 संक्रमितों के इलाज में होने वाले व्यय का वहन मरीज के द्वारा स्वयं ही किया जाएगा। लेकिन अब सरगुजा कलेक्टर ने निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना के तहत कोरोना मरीजों को निःशुल्क इलाज के लिए आदेश जारी कर सरगुजा वासियों को बड़ी राहत दी है। कुछ शिकायतें आई थी और कुछ जगहों से ऐसी जानकारियां मरीजों के माध्यम से मिली कि उनके ऊपर आर्थिक दबाव ज़्यादा पड़ रहा है। अभी कलेक्टर साहब से बात हुई है, कल रात को ही निर्देश उन्होंने जारी कर दिया है कि कोविड में आयुष्मान भारत के माध्यम से ही भुगतान पैकेज के आधार पर प्राइवेट अस्पताल लेंगे और वहाँ पर एक आयुष्मान मित्र भी होगा और उनके हिसाब से वो पैसा उसमें बुक होगा। जो पैकेज है उसके आधार पर मदद हो पाएगी। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, एक इंजेक्शन आती है रेमेडिल करके,
उसकी भी थोड़ी कमी महसूस हो रही थी। उसे भी हम लोगों ने हमारे जो कलेक्टर साहब हैं वो और रेड क्रॉस के चेयरमैन आदित्येश्वर शरण सिंह जी, उनके पहल से हमने बहुत वाजिब कीमत में रेड क्रॉस के माध्यम से वो इंजेक्शन भी लिया, जिससे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको महंगी दर पे न खरीदना पड़े। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर निगम क्षेत्र में कई ऐसे वार्ड हैं जहां पानी की समस्या बनी हुई है। बावजूद इसके निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। गर्मी के इस मौसम में पानी की समस्या से वार्ड क्रमांक 39 में रहने वाले लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। एक ही हैंडपंप के सहारे वार्डवासी अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। वैसे तो अंबिकापुर नगर निगम अमृत मिशन योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में पानी की आपूर्ति के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन वर्तमान में कई ऐसे वार्ड हैं जहां पानी की समस्या बनी हुई है। वहीं गर्मी के इस मौसम में पानी की समस्या झेल रहे कई वार्ड वासियों की मुसीबत और भी बढ़ गई है। इन्हीं में से एक वार्ड है वार्ड क्रमांक 39। यहाँ के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। दरअसल परसापाली में शुरू से ही पानी की समस्या है। नगर निगम के द्वारा वार्ड वासियों की समस्या को देखते हुए कई बार बोर भी कराया गया, लेकिन पानी की समस्या खत्म नहीं हुई। वर्तमान की स्थिति में परसापाली में रहने वाले लोग एक हैंडपंप के भरोसे अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। इस भीषण गर्मी में यहाँ के लोगों की समस्या और भी बढ़ गई है, जबकि निस्तारी के लिए वार्डवासी नाले के दूषित पानी का उपयोग करते हैं। वहीं दूषित पानी के उपयोग से वार्डवासियों को कई गंभीर बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि निगम के द्वारा कभी कभार टैंकर के जरिए पेयजल की व्यवस्था कराई जाती है, जो कि पर्याप्त नहीं है। हालांकि नगर निगम के मेयर डॉक्टर अजय तिर्की का कहना है कि ट्रांसपोर्ट नगर में बनी पानी की समस्या को देखते हुए पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। जल्द ही पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा मेयर ने कहा कि वर्तमान की स्थिति को देखते हुए वार्ड में सुबह शाम टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाएगी, ताकि लोगों को गर्मी के इस मौसम में पानी की समस्या से राहत मिल सके। पानी का समस्या होती है, पूरा महालक पानी पियत है एक बोरिंग कर। अच्छा, कितना जनसंख्या हुई है? ये कितना है बाबू? अब ध्यान नहीं देती तो ध्यान देती तो हमला नहीं होती दिक्कत। का दिक्कत हो? पानी की दिक्कत होते और जेठ में नहाए धोए का नाला सूख जाए तो बोरिंगे से पानी से नहाए लेते हैं पूरा महला कर, पिए बर भरथन, नहाए बर भरथन। गर्मी में तो बहुत सूख जाए नाला, नहीं होगी तो ज़्यादा दिक्कत हो जाए हमारे। पानी का बहुत दिक्कत है। कैसे में? अरे बहुत पानी का कोई साधन नहीं है। टैंकर वाला देता है पानी, बताया तो कभी आता है कभी नहीं आता है। अरे गर्मी में बहुत दिक्कत है, गर्मी में बहुत दिक्कत है। पानी का बहुत स्नान करते हैं नाला से, बता तो छोटा सा नाला है, नाला का पानी जा रहा है, साला इतना गंदगी है, बता तो नहाने धोने में बता बड़ा दिक्कत है। टैंकर वाला कभी आता है कभी नहीं आता है। पानी लेने और पानी का यहाँ समस्या है, पीने का पानी का। यहाँ पे पानी का एक ही स्रोत है, बस यही बोरिंग, बाकी कहीं नहीं है। बाकी पूरा गांव इसी बोरिंग से ही पानी ले जा रहा है। सब यहीं से लेके जाते हैं। नाला में भी है तो थोड़ा बहुत है, वो भी गंदा पानी पड़ा हुआ है, कौन नहाएगा उसमें, पूरा खुजली होने लगता है। गर्मी में बड़ा परेशानी होता है, जो टैंकर उनकर आता है तो नहाते हैं कि यहीं से पानी ले जाके नहाते हैं। होनी चाहिए भाई, नगर निगम के क्षेत्र में आता है तो सुविधाएँ अच्छी होनी चाहिए। परसापाली में शुरू से ही
किनारे का क्षेत्र है। शुरू से ही गर्मी के मौसम में काफ़ी पानी का दिक्कत रहा है। हम लोगों ने बोर भी कराया वहाँ पे, 4-5 बोर भी कराए, लेकिन वहाँ का जो मिट्टी है वो कुछ दिन बाद में सैग हो जाता है, उस वजह से बोर भी फेल हो जाता है। इसी तारतम्य में हम लोगों ने जो ट्रांसपोर्ट नगर में जो टैंक बना रहे हैं 97 लाख का जो ओवरहेड टैंक बड़ा बन रहा है, और उसी के डिस्ट्रीब्यूशन को ही देख के हम लोगों ने उससे प्रोजेक्ट बना के दिया था, और वो काम शुरू हो गया है। जल्दी ही सभी को अच्छे से पानी मिलने लगेगा। इस बार अभी जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है तब तक, चूँकि पुराने जो शहर में जिस तरह पानी का प्रॉब्लम था, अमृत के बाद में काफ़ी जगह पे शॉर्ट आउट हो गया है, तो उतने टैंकर हमारे यहाँ फ्री भी हो जाएंगे, तो रेगुलर पानी को सप्लाई किया जाएगा। उसे सुधार किया जाएगा, उसे मैं रेगुलराइज करवा दूंगा। और चूँकि टैंकर अभी बाकी जगहों से फ्री हुए हैं, तब वैसी स्थिति नहीं आएगी। श्रम कल्याण बोर्ड के द्वारा छत्तीसगढ़ में कार्य करने वाले संगठित मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। अब तक 3000 से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ मिल चुका है, जबकि श्रम कल्याण बोर्ड के द्वारा छात्रवृत्ति की रकम दोगुनी करने पर भी विचार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मजदूरों के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए श्रम कल्याण बोर्ड के द्वारा पहल की गई है। मजदूरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति दी जा रही है। श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शफी अहमद ने बताया कि श्रम कल्याण मंडल संगठित क्षेत्र के मजदूर जो संगठित होकर एक संस्था में कार्य करते हैं, ऐसे मजदूर श्रम कल्याण बोर्ड के दायरे में आते हैं। वहीं संस्थानों की जिम्मेदारी होती है कि उन मजदूरों का पंजीयन कराएं, जिसका फायदा पंजीकृत मजदूरों के बच्चों को मिलेगा। श्रम कल्याण बोर्ड के द्वारा मजदूरों के बच्चों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि श्रम कल्याण मंडल के द्वारा 3000 से अधिक बच्चों को एक साथ 67 लाख रुपए छात्रवृत्ति के तौर पर प्रदान की गई है। वहीं छात्रवृत्ति के लिए मजदूरों के बच्चों को कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े, इसे ध्यान में रखकर उनके बैंक खाते में पैसा पहुंचाने की व्यवस्था बनाने का प्रयास भी किया गया है। यही श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शफी अहमद ने कहा कि फिलहाल बच्चों को जितनी छात्रवृत्ति वर्तमान में मिल रही है, उससे दोगुना करने पर विचार किया जा रहा है। अगली बैठक में इस पर भी फैसला ले लिया जाएगा। श्रम कल्याण मंडल, पहला तो यह है कि जो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं वो इसके दायरे में आते हैं, और संगठित क्षेत्र का आशय ये है कि जैसे 10 या 10 से ऊपर की संख्या में संगठित होकर एक संस्थान में यदि कहीं भी मजदूर काम कर रहे हैं तो श्रम कल्याण बोर्ड के दायरे में वो आएंगे, और संस्थानों की जिम्मेदारी होती है कि उनका पंजीयन वो कराएं। तो जो भी संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की योजना है श्रम कल्याण मंडल से, और अभी श्रम कल्याण मंडल से 3000 से ऊपर बच्चों को एक साथ 67 लाख रुपए छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, और एक भी केस पेंडिंग नहीं रखे गए हैं श्रम कल्याण मंडल में, ताकि किसी को भी श्रम कल्याण मंडल का चक्कर ना लगाना पड़े, अधिकारियों कर्मचारियों से उनको मिलना ना पड़े, बल्कि सीधे उनके खाते में पैसा पहुंच जाए। इस तरीके की व्यवस्था बनाने का प्रयास है और बनाया गया है। साथ ही हम लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जो छात्रवृत्ति अभी दी जा रही है इसको सीधे डबल कर दें, तो आगामी जो बैठक होगी उसमें इसको डबल किया जाए। अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस एवं स्पेशल टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस की टीम ने एक युवक को गांजा बेचते गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस की टीम गश्त पर निकली थी। इसी दौरान एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। युवक को भागता देख पुलिस ने उसे घेराबंदी कर धर दबोचा। जब पुलिस ने युवक की तलाशी ली तो आरोपी के पास से 1 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत पुलिस ने 20,000 रुपए आंकी है। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही कर उसे जेल भेज दिया है। कल दिनांक को श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के लगातार मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से पेट्रोलिंग के द्वारा स्पेशल टीम के द्वारा तो कोतवाली थाना के द्वारा मायापुर के विकास जायसवाल को गुटरापारा के पास जो है पुलिस को देख के भाग रहा था, जिसके कब्जे से पकड़कर 1 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिसके विरुद्ध 20B NDPS एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। कीमती लगभग 20,000 रुपये है। सरगुजा जिले के लुंड्रा विकासखंड के ग्राम पंचायत लालमाटी में पंचों द्वारा सरपंच सुनील एक्का के खिलाफ कलेक्टर के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद शुक्रवार को गहमा गहमी के बीच
पुनः चुनाव कराया गया। इस दौरान भाजपा एवं कांग्रेस के कद्दावर नेताओं का जमावड़ा भी देखने को मिला। कलेक्टर ने चुनाव संपन्न कराने के लिए लुंड्रा नायब तहसीलदार सुखदेव यादव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया था। वहीं मतदान प्रक्रिया पंचायत भवन लालमाटी में संपन्न हुई, जहां सरपंच सुनील एक्का 1/3 बहुमत से हासिल कर विजेता बने। जीत करके दोबारा बहुत खुशी लग रहा था। ऐसे तो कुछ बात नहीं था, बस छोटी सी बात को लेकर अविश्वास रखा गया था। बस अपने लोग ही थे, बाहर के नहीं थे। कैसा लग रहा है जीत के बहुत खुशी लग रहा है। हम लोग तो नहीं जान रहे थे, हम लोग को नहीं बताया गया था। उन लोग अपने लोग डाले थे अविश्वास पत्र और हम लोग से सलाह नहीं लिए थे। एक बार भी तो उन लोगों को बोलना चाहिए था ना कि पंच लोगों को कि जब नहीं जान रहे अगला आदमी तो हम लोग क्या किया जाए। तो हम लोग को बताते तब ना हम लोग जानते सर। तो हम लोग को बतावे नहीं किए थे तो हम क्या जानेंगे। उनको अविश्वास पत्र डाले उसका हम लोग को जानकारी ही नहीं था, जानबे नहीं कर रहे थे हम लोग। इसमें मुख्य बात यह था कि वर्तमान सरपंच श्री सुनी मेक्का के विरुद्ध कुछ लोग लाए थे अविश्वास प्रस्ताव। उनका ये मानना था कि मुश्किल से साल में 1 या 2 बार ही पंचायत की बैठक हुई है और कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है कि नहीं किया जा रहा है करके, इसलिए नियमानुसार 1/3 सदस्यों के द्वारा एसडीएम महोदय को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दिए थे। उस पे जो है आज 9 तारीख को सम्मिलन करके अविश्वास प्रस्ताव पे विधिवत मतदान की कार्यवाही संपन्न कराई गई है। आज के इस मतदान में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसमें जो कोरम के अनुसार वैधानिक मत पड़ने थे वो 11 होता, लेकिन 9 मत ही पड़े अविश्वास के पक्ष में और जो सरपंच को बनाए रखने के पक्ष में 5 पड़े। तो इस प्रकार कोरम पूरा नहीं होने से सुनी मेक्का वर्तमान पद पे सरपंच पद पे बने रहेंगे। अविश्वास प्रस्ताव जो है ध्वस्त हुआ, खारिज हुआ। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अंबिकापुर शहर के कई कोरोना टीकाकरण केंद्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली पोस्टर नहीं लगाई गई है, जिसका विरोध बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि देश भर में टीकाकरण अभियान प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व की वजह से हो रहा है। बावजूद इसके टीकाकरण केंद्रों में प्रधानमंत्री की तस्वीर वाली पोस्टर नहीं लगी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि टीकाकरण केंद्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली पोस्टर लगाई जाए। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आया, वो विषय ये है कि ये राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान है, इसको केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। बावजूद इसके अंबिकापुर में वैक्सीनेशन सेंटर जो है, वैक्सीनेशन सेंटर्स में प्रधानमंत्री जी का तस्वीर वाला एक राष्ट्रीय स्तर पे केंद्र सरकार के द्वारा एक पोस्टर भी दिया गया है जिला प्रशासन को और राज्य सरकार को। चूँकि यहाँ राज्य में कांग्रेस की सरकार है और इसको इतने बड़े महाअभियान को में भी राजनीति किया जा रहा है और हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में माननीय प्रधानमंत्री जी का तस्वीर वाला वो पोस्टर गायब है। तो इस अभियान में मेरा माननीय कलेक्टर साहब को आज हमने निवेदन किया है कि हमारे सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स में माननीय प्रधानमंत्री जी का तस्वीर वाला पोस्टर लगाया जाए। और इसलिए लगाया जाए क्योंकि ये अभियान है, राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसका जो अभियान का संचालन किया जा रहा है और देख रेख किया जा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। सूरजपुर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां जंगल में आग बुझाने गया फायर वॉचर लापता हो गया है।
मामला पहाड़ गांव का है, जहां जानकारी के मुताबिक जंगल में आग लगने की सूचना मिलने पर फायर वॉचर कृष्णा प्रधान आग बुझाने जंगल गया था, जिसके बाद से वह घर नहीं लौटा। इधर फायर वॉचर के घर नहीं लौटने पर परिजन भी परेशान होने लगे। वहीं काफी खोजबीन के बाद भी जब वह नहीं मिला तो परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। साथ ही पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर परिजनों ने गुमशुदा हुए फायर वॉचर को खोज निकालने की पुलिस से मांग की है। गौरतलब है कि फायर वॉचर कृष्णा प्रधान 1 अप्रैल से लापता है, जबकि पुलिस की टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। ये मामला मेरे चाचा जी थे कृष्णा प्रधान, जो 1 तारीख से लापता हैं और जंगल में आग बुझाने के लिए गए थे। और 3 तारीख को थाने पे हम लोग गए था FIR दर्ज कराने के लिए, रिपोर्ट लिखाने के लिए। रिपोर्ट भी लिखा है, लेकिन हम लोग को सही न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग आज SP साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए थे। ये कृष्णा प्रधान है, जो फॉरेस्ट विभाग में फायर वॉचर के रूप में संविदा में काम करता था। तो 1 मार्च को उसको सूचना मिली थी कि पहाड़ी में आग लगा हुआ है, तो आग बुझाने के लिए वहाँ पहाड़ गांव में गया। वहाँ जो वन समिति की जो अध्यक्ष है उसको भी बताया कि मैं आग बुझाने जा रहा हूँ, और उसके बाद से वो गया है और उस तब से वो उसकी पता नहीं चल पाया है और उसकी पता तलाश की जा रही है। उसका जो मोबाइल का लोकेशन निकाला गया तो वो पहाड़ के ऊपर जाना नहीं पाया गया है और अभी उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। तो इसमें पता लगाया जा रहा है कि उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ है या कहीं वो कहाँ लापता है। तो इसमें थाना जयनगर में गुम इंसान कायम करके अभी जांच में लिया गया है। सूरजपुर जिले के हाथी प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण हाथियों के आतंक से परेशान हैं। आए दिन हाथियों की वजह से ग्रामीणों की मौत हो रही है। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है, जहां एक महिला को हाथी ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है। सूरजपुर जिले के धर्मपुर जंगल में महुआ बीनने गई एक महिला को हाथी ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला प्रतापपुर रेंज के धर्मपुर की रहने वाली है, जो अपने अन्य सदस्यों के साथ शुक्रवार की सुबह महुआ बीनने जंगल गई थी। इस दौरान उसका सामना हाथी से हो गया और उससे अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि अन्य लोग मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। इधर घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद कर पंचनामा पश्चात PM के लिए भेज दिया है। वहीं वन विभाग ने पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता के रूप में 25,000 रुपए नगद प्रदान किया है। गौरतलब है कि जिले का प्रतापपुर रेंज हाथियों के विचरण वाला स्थायी क्षेत्र है। यहाँ आए दिन हाथियों की वजह से ग्रामीणों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, जबकि वन विभाग इस समस्या से निपटने हर बार नाकाम साबित होता रहा है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं VM इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।